क्या आपके मन में कभी ख्याल आया है कि इंसान जब आज के दौर में जी रहा है तो वो यहां तक पहुंचा कैसे? आखिर किस तरह से हम इवॉल्व होकर के इस दौर में आए हैं कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, चलाने के लिए मशीनें हैं? हम में से क्यों कुछ कंस्ट्रक्टिव हैं और कुछ डिस्ट्रक्टिव? हालांकि बचपन में हम सभी ने पढ़ा है कि इंसान जो है वो एप की प्रजाति से आया है, मगर वहीं सनातन सभ्यता कहती है कि बंदर नहीं पूर्वज हमारे, हम हैं देवों की संतान। फिलहाल आज की बुक समरी इस बात पर कोई द्वंद नहीं है। आज की बुक समरी को सुन के हमें खुद हमारे इतिहास के बारे में पता चलेगा, वो भी साइंस की नजर से। एक नई ऑडियो बुक समरी लेकर आपके बीच में फिर से हाजिर हैं। सेपियंस, जिसे लिखा है युवाल नोआ हरारी ने। तो क्या आपका ह्यूमन हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्ट है? और अगर थोड़ा बहुत भी कम है तो जरा इन फैक्ट्स के बारे में सुनिए। क्या आप जानते हैं करीब 2 मिलियन साल पहले धरती पर इंसान की कम से कम 6 प्रजातियां थीं। इन्हें ह्यूमन स्पीशीज भी बोलते हैं। क्या आपको मालूम है होमो सेपियंस ने बाकी जातियों का खात्मा कर दिया था? अच्छा, क्या आपको मालूम है कि सेपियंस के पास एक ऐसी ताकत थी जिससे वो इस दुनिया में राज कर सके? और क्या आपको मालूम है इंसानों से पहले धरती पर कई तरह के बड़े बड़े जानवर रहते थे और अब उनमें से एक भी नहीं बचा। यदि आपको थोड़ा बहुत मालूम है या नहीं भी मालूम है तो भी आपके लिए इस बुक समरी में ऐसे ही कई और अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। ये बुक इस धरती पर हम इंसानों की हिस्ट्री के बारे में है, जिसे ऑथर ने काफी डीप स्टडी करने के बाद लिखा है। और इस बुक में आपको ऐसी कई बातें भी सीखने को मिलेंगी जो शायद आपने स्कूल में भी नहीं पढ़ी होंगी। इससे आपको पता चलेगा कि हम इंसान जो इस दुनिया में राज करते हैं, हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए पहले चैप्टर से, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। इमेजिन करके देखिए कि आप आज से 2 मिलियन साल पहले के ईस्ट अफ्रीका के जंगलों में हैं। आपके सामने एक जानी पहचानी तस्वीर आती है। माएं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं, छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, मर्द अपने मसल्स दिखा रहे हैं, बूढ़े लोग एक तरफ बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है, वो ग्रुप में रहना पसंद करता है। सब लोग साथ उठते बैठते हैं, साथ खेलते हैं। हमारे अंदर दोस्ती और प्यार जैसी फीलिंग्स भी होती हैं और आपस में कंपटीशन भी खूब होता है। मगर सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि हाथी, बंदर, चिंपांजी जैसे जानवर भी इसी तरह रहते हैं। तो हम इंसानों में ऐसा स्पेशल क्या है? हम भी तो जंगल के बाकी जानवरों जैसे ही तो हैं। बाकी जानवरों के मुकाबले हम साइज में छोटे हैं और अर्ली ह्यूमंस यानी आदि मानव की आबादी पहले काफी कम थी। बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज के बेस पर ग्रुपों में बांट रखा है। जो जानवर आपस में सेक्स करके फर्टाइल बच्चे पैदा करते हैं वो एक ही जाति के माने जाते हैं। जिन स्पीशीज के सेम एंसेस्टर्स यानी एक ही पूर्वज होते हैं, उनका जीन्स यानी ग्रुप एक होता है। अब जैसे टाइगर्स, जैगुआर्स, लेपर्ड्स और लायंस पैंथरा जीन्स में आते हैं। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में लैटिन नामों से बुलाते हैं, जो कि एक जीन्स है और उसके बाद आता है स्पीशीज। लायंस का एक स्पेसिफिक नाम है पैंथरा लियो, यानी कि लायंस जीन्स पैंथरा से आते हैं और उनकी स्पीशीज है लियो। इसी तरह होमो सेपियंस होमो जीन्स से आते हैं, जिसका मतलब होता है मेन और स्पीशीज। सेपियंस का मतलब है बुद्धिमान। होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो इरेक्टस डिफरेंट स्पीशीज हैं। हाँ, लेकिन ये दोनों भी ह्यूमंस में आती हैं। लायंस, चीता और हाउस कैट्स कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इन सारे एनिमल्स के पूर्वज एक ही थे। और अब आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर पर, जिसका टाइटल बड़ा खूबसूरत है, द ट्री ऑफ नॉलेज। 70,000 से 30,000 साल पहले कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ था। इसका मतलब यह है कि इस टाइम तक होमो सेपियंस काफी इंटेलिजेंट हो चुका था। वो समुद्र पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसने बोट्स, बो और एरो यानी धनुष बाण, ऑयल लैंप्स और सुई जैसी चीजें इन्वेंट कर ली थी। इसी युग में शायद दुनिया का पहला आर्ट वर्क भी क्रिएट किया गया होगा, क्योंकि स्टिडल केव जर्मनी में इस टाइम का एक स्टिडल लॉयन मैन का स्टेच्यू मिला है। ये मूर्ति हाथी दांत की बनी है, जिसका हेड लॉयन का है और बॉडी इंसान की। स्टिडल लॉयन मैन सिर्फ पहला आर्ट वर्क नहीं है, बल्कि प्रूफ है इस बात का कि उस टाइम तक इंसान ने रिलीजन की खोज कर ली थी और उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकता था जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो आखिर ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ कैसे? साइंटिस्ट मानते हैं कि सेपियंस के ब्रेन में कोई जेनेटिक म्यूटेशन जरूर हुआ होगा। उनके न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से उलझे होंगे कि उन्हें हाई लेवल की इंटेलिजेंस पावर मिली होगी। मगर सवाल यह है कि सिर्फ सेपियंस में ही इस तरह की म्यूटेशन क्यों हुई? ये निएंडरथैल्स में क्यों नहीं हुई?
इस बारे में अभी तक कोई सॉलिड थ्योरी नहीं मिल पाई है। ये एक रैंडम चांस भी हो सकता है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ये है कि सेपियंस ने एक नए टाइप की लैंग्वेज इन्वेंट की। ये बड़ी यूनिक लैंग्वेज थी जो किसी भी दूसरी स्पीशीज के कम्युनिकेशन के तरीकों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। सेपियंस ने जो नई लैंग्वेज यानी कि नई भाषा डेवलप की थी, ये कोई फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी। चींटियां और मधुमक्खियां भी अपनी लैंग्वेज यानी अपनी भाषा में बात करती हैं। वो एक दूसरे को खाने की इंफॉर्मेशन देने के लिए कम्युनिकेट करती हैं। और ना ही सेपियंस की लैंग्वेज कोई फर्स्ट वोकल लैंग्वेज थी, क्योंकि जूलॉजिस्ट ने इस बात का पता लगाया है कि बंदर भी डिफरेंट वार्निंग्स के लिए डिफरेंट कॉल यूज करते हैं। जैसे कि उनकी एक कॉल है केयरफुल, एक ईगल है, और एक कॉल होती है केयरफुल, एक शेर है। जूलॉजिस्ट ने इन कॉल्स को रिकॉर्ड किया और उन्हें बंदरों के एक ग्रुप के आगे प्ले किया। जब पहले वाली कॉल बजाई गई तो सारे बंदर जहां थे वहीं रुक गए और डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगे। फिर जब दूसरी वाली कॉल प्ले की गई तो सारे के सारे बंदर भागकर पेड़ पर चढ़ गए। न सिर्फ एप्स और मंकी बल्कि एलिफेंट्स और वेल्स भी वोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सेपियंस की यूनिक लैंग्वेज उनकी इस एबिलिटी का प्रूफ है कि वो उन चीजों या कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं जो रियल में होती ही नहीं है। ये उनका बाकी ह्यूमन स्पीशीज के मुकाबले अल्टीमेट एडवांटेज था। सिर्फ सेपियंस ही उन चीजों के बारे में सोच और बोल सकते थे जो उन्होंने कभी टच नहीं की थी और ना ही देखी थी, क्योंकि ये आइडियाज उनकी इमेजिनेशन। कॉर्पोरेशन वर्ड लैटिन वर्ड कॉर्प से आया है, जिसका मतलब है बॉडी। लेकिन क्या वाकई में किसी कॉर्पोरेशन की बॉडी होती है? क्या हम उसे देख सकते हैं? यकीनन नहीं। कॉर्पोरेशन अपने आप में कोई फाउंडर नहीं है। स्टीव जॉब्स अब नहीं है, मगर एप्पल अभी भी है। बिल गेट्स अब सीईओ नहीं है, पर फिर भी माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है। कॉर्पोरेशन सिर्फ ऑफिस, फैक्ट्रीज, एम्प्लॉयज या प्रोडक्ट भी नहीं है, क्योंकि इन चीजों को रिप्लेस किया जा सकता है। तो कॉर्पोरेशन सिर्फ एक आइडिया है, एक बिलीफ है, जो दुनिया में लाखों लोगों को एक सिंगल गोल की तरफ अट्रैक्ट करता है और उन्हें जोड़कर रखता है। सेपियंस की तरक्की का भी यही सीक्रेट था। यही हमारा अल्टीमेट एडवांटेज है, जो निएंडरथल्स और दूसरी ह्यूमन स्पीशीज के पास नहीं थी। यही वो अल्टीमेट रीजन है जिसने सेपियंस को धरती पर बचाए रखा। उनकी आबादी दुगनी तिगुनी रफ्तार से बढ़ती चली गई और फिर ये पूरे प्लेनेट पर फैल गए। इंटेगिबल में यकीन करने की एबिलिटी होती है, इसीलिए हम बाकी जानवरों से अलग हैं। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द फ्लड। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन से पहले सेपियंस अफ्रीका, यूरोप और एशिया में ही रहते थे। वो खुले समुद्र को क्रॉस नहीं कर सके थे। ये लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर या न्यूजीलैंड तक नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए इन जगहों में रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे लाखों सालों तक आराम से रहे। मगर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद सेपियंस ने पहले से बेटर टूल्स बना लिए थे और उनकी स्किल्स भी इतनी डेवलप हो गई थी कि अब वो समुद्र भी पार कर सकते थे। करीब 45,000 साल पहले सेपियंस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इससे पहले किसी और इंसानी प्रजाति ने इस जगह पर पैर नहीं रखे थे। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इंडोनेशिया में जाकर सेपियंस सीफेरर्स बन गए थे। इन्होंने अच्छी क्वालिटी की बोट्स बनाना सीख लिया था और उन्हें चलाने में एक्सपर्ट भी थे। इसी वजह से ये लोग बाद में ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचे। शुरुआत में यहाँ का एनवायरनमेंट सेपियंस के लिए बिल्कुल नया था, मगर फिर 2000 सालों के बाद उन्होंने इस जगह को एकदम बदल कर रख दिया था। सेपियंस ने लैंड पे कब्जा किया और फूड चेन के टॉप पे जा पहुंचे और इस तरह सेपियंस इकोसिस्टम के सबसे डेडलीस्ट स्पीशीज बन गए। सेपियंस जब ऑस्ट्रेलिया आए तो उनका सामना यहाँ के ऐसे जानवरों से हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे कि यहाँ सेपियंस को 2 मीटर हाइट और करीब 200 किलोग्राम वेट वाले कंगारू मिले। फिर यहाँ एक तरह के लायंस भी थे, मार्सुपियल लायन। कंगारू की तरह इसके पेट में भी एक पाउच होता है जिसमें वो अपने एक बच्चे को रखता है। और यहाँ पेड़ों पर रहने वाले बड़े बड़े कोआलास भी थे, मगर ये कडली बिल्कुल नहीं थे। बड़ी बड़ी बर्ड्स थी जो उड़ नहीं सकती थी, जो ऑस्ट्रिच से भी डबल साइज के थे। और यहाँ डिप्टोड्रोन भी थे, धरती का एक लार्जेस्ट मार्सुपियल। ये एक बड़े वोम्बेट की तरह लगता था जिसका वेट 2.5 टन के करीब था। मगर ऑस्ट्रेलिया आने के सिर्फ 2000 साल बाद ही ये सारे जानवर गायब हो गए। साइंटिस्ट इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये सेपियंस की गलती नहीं थी। उनकी दलील है कि इन बड़े जानवरों के मरने की वजह है क्लाइमेट चेंज। पर 3 ऐसे कारण हैं जो इसे एक वीक आर्गुमेंट प्रूव करते हैं। पहला तो ये कि धरती पर हर 1 लाख साल बाद
आइस एज से गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया के जायंट एनिमल्स उसे झेल चुके थे। जैसे उदाहरण के लिए डिप्टोड्रॉन, ऐसे 10 आइस एज सरवाइव कर चुके थे। ये सच है कि आज से 45,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज आया था, मगर ये बड़ा अजीब लगता है कि इसी दौर में ये सारे बड़े जानवर मर गए। और दूसरा कि अगर आइस एज की वजह से सारे जानवर मर गए थे तो इस हिसाब से सी एनिमल्स को भी मर जाना चाहिए था, मगर नहीं, ऐसा कोई निशान नहीं मिलता जिससे ये प्रूव हो सके कि आज से 45,000 साल पहले ये सारे जानवर अचानक गायब हो गए थे। ऐसा लगता है सिर्फ लैंड एनिमल्स पर ही इसका असर हुआ था। और तीसरा कि ये मास एक्सटिंक्शन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था। जब भी सेपियंस किसी नए लैंड में सेटल हुए, उस जगह के बड़े जानवर धीरे धीरे खत्म होते चले गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए न्यूजीलैंड में लार्ज मैमल्स 800 साल पहले गायब हो गए थे। ये वही टाइम था जब वहां फर्स्ट सेपियंस बसे थे। 50 किलोग्राम से बड़ा कोई मैमल जिंदा नहीं बचा और बर्ड्स की 60% स्पीशीज भी खत्म हो गई थी। हम में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने बायोलॉजी या फिर ह्यूमन हिस्ट्री को इतने गौर से नहीं सुना पड़ा होगा, मगर आज जब इस ऑडियो बुक समरी में हम इसे सुन रहे हैं तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं लग रही। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। इस बुक समरी में आपने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने आपको डिफरेंट टाइप के ह्यूमन स्पीशीज के बारे में बताया। आपने इंटरब्रीडिंग थ्योरी और रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में भी पढ़ा। आपने कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन और सेपियंस की उस यूनिक एबिलिटी के बारे में भी पढ़ा कि वो उन चीजों में भी यकीन कर लेते हैं जो होती ही नहीं है। आपने इस बुक में उन बड़े बड़े मैमल्स के बारे में भी जाना जो किसी टाइम में धरती पर राज करते थे। हमने अपने हंटर गैदरर वाले पूर्वजों से आगे निकलकर काफी लंबा सफर तय किया है। आज हमारे पास उनसे बेटर टूल्स हैं। हम लोगों के पास खाना, कपड़ा और घर है, लेकिन क्या वाकई में हम खुश हैं? आज साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमें कहां पहुंचा दिया है? हम अपनी इस दुनिया को तरक्की के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं या बर्बादी के? इंसान बहुत पावरफुल एनिमल या क्रिएशन है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा ब्रेन दिया है जिसका मुकाबला नहीं है। मगर कई बार लगता है कि हमें अपनी पावर का सही अंदाजा नहीं है। हम अपने हालात से कभी खुश नहीं रहते हैं और ना ही कभी सेटिस्फाइड होते हैं। इंसानों की इसी भूख ने धरती का संतुलन बिगाड़ दिया है और हमारी ये भूख कभी खत्म नहीं होती। मगर अब टाइम आ गया है कि हम अपने लालच और अपनी इस भूख पर लगाम लगाएं। जिस धरती ने हमें इतना कुछ दिया है, उसके प्रति हमारा कुछ फर्ज बनता है। इंसान धरती का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल क्रिएशन है, इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस धरती पर और इस पर रहने वाले जीव जंतुओं की हिफाजत करें, उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी हम खुद की करते हैं, और अपने इस खूबसूरत प्लेनेट यानी कि धरती को, जिसे हम मदर अर्थ कहते हैं, इसे प्रोटेक्ट करें और प्रिजर्व करें। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देकर के आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। एक और समरी के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।